ठीक है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हजरात का बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे आज यहाँ पे जो हमारे काउंसिल की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें आप लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं उनके लिए बहुत ही मशकूर हूँ। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी हमने रखा है, आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल एमपी साहब ने जो कुछ रोड्स वगैरह का फाउंडेशन रखा, उसके बाद मैंने उसके एवज में ऑनरेबल एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखा और उसके अलावा भी बहुत 2-3 पॉइंट्स में उन्होंने अपने कमेंट्स दिए। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि इसको इन चीज़ों का जो जवाब दे के आवाम को आगाह करना और कौंसल में किस क्या के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो आवाम तक पहुंचाना, हमने सोचा ये बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम आपके माध्यम से ये सारे आवाम के बातें जो है हम आवाम के सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश आपसे ये करूँगा कि पहले जो पॉइंट टू पॉइंट मैं अपना रिप्लाई देते जाऊँगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चंस आपकी तरफ से होंगे हम आपके क्वेश्चंस भी ले लेंगे। सबसे पहले ये है कि आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने हमारे PMJSY के तहत कुछ रोड्स का फाउंडेशन स्टोन रखा, जिसके एवज में मैंने ऑनरेबल एलजी साहब को एक लेटर लिखा कि ये जो फाउंडेशन स्टोन आप लोग रख रहे हैं, हालांकि मैंने उसमें ये ऑब्जेक्शन कहीं नहीं लिखा कि क्यों कर रहे हैं। हमने ये कहा कि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के हैं जहां पे फाउंडेशन स्टोन रखा है, उनमें ना तो उनको इन्फॉर्म किया गया है, ना तो उनका नाम जो है वो साइन बोर्ड पे रखा गया है। तो लिहाजा एज ए हेड ऑफ द काउंसिल इट इज़ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपने मेंबर्स के उनको जो ऑनर को जो है प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए उस जिम्मेदारी को समझ के मैंने एक चिट्ठी लिखा। वो चिट्ठी देख के हमारे ऑनरेबल एमपी साहब को उस पर खामखा मिर्ची लग गई। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, वो कभी बोलते हैं नहीं बुलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोर्ड पे नाम लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक उदाहरण आप लोगों को दे दूंगा। कुछ महीने पहले हमारे यहाँ पे एक लिटरेरी कॉन्फ्रेंस हुआ करगिल में, जिसमें हमारे ऑनरेबल एलजी साहब ने पार्टिसिपेट किया। उस कॉन्फ्रेंस में एमपी साहब ने कहा कि मुझे इनवाइट नहीं किया गया है, हालांकि हमारी जो कमेटी था, हमने बाद में कंफर्म किया, उनको इनविटेशन जो है वो दिया गया था। उसके बावजूद उन्होंने इन राइटिंग में ऑनरेबल एलजी साहब को कंप्लेंट करके हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारे सेक्रेटरी कल्चर एंड डिप्टी कमिश्नर CO LHDC को ऑनरेबल एलजी साहब ने एक्सप्लेनेशन कॉल किया उनको। तो एमपी साहब उस हद तक भी गए। तो वो तो उसका इंडिविजुअल मसला था अपने लिए। मैंने कभी अपने लिए नहीं बोला कि मुझे क्यों नहीं बुलाया रहा है। मैंने बोला कि हमारे जो काउंसलर हैं, और मैंने कभी नहीं कहा कि ये किस पार्टी के, हमने कहा जो भी ऑनरेबल काउंसलर जिस पार्टी से भी रखते हैं, ये उसका राइट है कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोड बन रहा है। तो इसलिए मैं वो चिट्ठी लिखा। अब दूसरी चीज आप लोगों को मैं ये बताता चलूंगा कि PMJSY के रोड्स के बारे में, PMJSY के रोड के बारे में काउंसिल का क्या रोल है वो मैं आपको यहाँ पे वजाहत करना चाहता हूँ। PMJSY का जो रोड है ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। PMJSY है, हमारे CRF है वगैरह। इसमें प्रायोरिटी जो है, इसमें आइडेंटिफिकेशन हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स करते हैं, प्रायोरिटी फिक्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल करता है, और सबसे बड़ी चीज यह है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का कोई भी स्कीम जब तक यहां से सर्टिफिकेट नहीं जाता काउंसिल से अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड को लेकर, तब तक कोई प्रोजेक्ट जो है सैंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं करती है। ये सबसे बड़ा रोल है काउंसिल का। अभी भी आप जाके देखें PMJSY के जो रोड जिनका अभी फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है, वो सारे प्रोजेक्ट के जो है हमने अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड का सर्टिफिकेट हमने दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो सारे प्रोजेक्ट्स हमारे सैंक्शन हो गए। तो इसमें हमारा राइट है कि नहीं वो आप एमपी साहब खुद जानते हैं। एमपी साहब कभी बोलते हैं कि कोई काउंसिलर सब मेरे पास आया नहीं, हमारे में हम किस लिए आएंगे आपके पास, जबकि जो हमारा रोल था वो हमने किया है। बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शन किया, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत ही मशहूर हैं। तो ये है आपका काउंसिल का रोल का जो है रोल ये है आपका। दूसरी चीज है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पॉलिटिशियन वेदर इट इज MP CC मंत्री, वो कुछ भी कहते हैं, लेकिन ये उस एजेंसी और डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि काउंसिलर का या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का एक प्रोटोकॉल होता है, उसको फॉलो करना नहीं करना वो उस एजेंसी का नाम है। आप लोगों के पास रिकॉर्ड में होगा, और ऑनरेबल MP साहब ने खुद बोला कि बोर्ड पर किसका नाम लिखना है नहीं लिखना है वो एजेंसी का काम है।
यानी उन्होंने अपने सर पे नहीं लिया। मैंने इमीडिएटली उसी वक्त आपके चीफ इंजीनियर से मैंने बात किया, कल रात को भी बात की, जो पीएमजेएसवाई के चीफ इंजीनियर है। वो कहते हैं हमें तो पता ही नहीं है। बोलता है हमें ना हमने कोई अप्रूवल दिया है, ना हमने किस पर नाम लिखा। इसका मतलब यहाँ पे एक लॉलेसनेस चल रहा है इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में, कोई कानून ही नहीं है। जो प्रोटोकॉल्स आप लोगों ने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला है, मैं अभी आपके पास कॉपी लेके आया हूँ। ये हमारा 2/8/2022 को एक कमेटी बनी थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पवन कोतवाल साहब। ये उसका रिपोर्ट है, उसमें क्लियर कर लिखा है यहाँ सीरियल नंबर 4 पे कि जो काउंसलर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स उनके प्रोटोकॉल क्या है, और ये डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी एक्टिविटी, कोई भी फंक्शन अगर उनके जुरिडिक्शन में या कॉन्स्टिट्यूंसी में होता है तो उनको इन्फॉर्म करना है, उनका सीटिंग कैसे होगा, ये सारा लिखा हुआ है। ये मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका मतलब इस डिपार्टमेंट ने पीएम ने इन सब की धज्जियां उड़ा दी है, और मैंने इन राइटिंग में ऑनरेबल एलजी साहब को भी दे दिया ये सारी चीज़ें। और मैं कमिश्नर सेक्रेटरी से भी ये कहता हूँ कि इस पर एक्शन होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे तो कोई कानून ही नहीं रहा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, ये आप जब फॉलो नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट जब ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो बाकी चीज़ें क्या फॉलो कर रहे हैं। एक तो वो है। दूसरी चीज़ में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि कल हमारे कुछ रोडों का फाउंडेशन स्टोन फिर रखा है ज़ांस्कार में। आप देखिए उस एजेंसी ने, जो डिपार्टमेंट ने कितना इंटरेस्टिंग काम किया है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमारा एक रोड का फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है आपका अतिंग जोंकुल में। अतिंग जोंकुल हो गया करसिया कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसके काउंसलर हमारे ऑनरेबल तंजीन जिंगमेद साहब हैं, जो कांग्रेस के काउंसलर हैं। यहाँ नाम लिखते हैं तंजीन लखपा साहब का, जो कि चा कॉन्स्टिट्यूंसी के काउंसलर है। अब मुझे खुदारा ये बताइए कि ये डिपार्टमेंट क्या, ये एजेंसी क्या कर रहा है, जो उसको ये भी पता नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी का काउंसलर कौन है। चलो मैं मानता हूँ नॉमिनेटेड काउंसलर का हो सकता है। तंजीन लखपा साहब हम सब जानते हैं चा काउंसलर के कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने का हैं, और फाउंडेशन स्टोन रखा जा रहा है करशिया कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसके मेंबर हैं हमारे तंजीन जिंगमेद साहब। उनका कहीं पर कोई नाम नहीं है, ना एक कि उनको इन्फॉर्म किया गया है। तो इससे बड़ा जो है ब्लंडर इस डिपार्टमेंट से बाहर के क्या हो सकता है, क्योंकि इसमें एमपी साहब ने कहा कि वो नाम कौन लिख रहा है ये मेरा नहीं है, ये डिपार्टमेंट, तो इन डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैंने कह दिया है। ये भी फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये भी बहुत ही बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लद्दाख हो रहा है। ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, नंबर 1। दूसरी बात, अब ये जो अपने ऑनरेबल एमपी साहब बोलते हैं कि ये रोड्स जो हैं हमने लाए हैं, बड़ा कुछ उन्होंने सुना है। आपके इंफॉर्मेशन के लिए, पब्लिक के इंफॉर्मेशन के लिए, ज़ांस्कार में पीएमजेएसवाई के तहत 8 रोड सेंक्शन है अभी, जिनका ये फाउंडेशन स्टोन रख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, 8 में से 4 हैं आपका करशिया कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसके काउंसलर कांग्रेस के हैं। 4 हैं हमारे पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी के, जिसके काउंसलर हैं हमारे एनसी के टशी साहब। जहां इनके अपने काउंसलर हैं चा कॉन्स्टिट्यूंसी के तंजीन लखपा साहब, जिसका नाम दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लिखा जा रहा है, उसके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रोड भी नहीं है। तो ये चीज़ें, ये तो सब ड्रामा है। मैं मानता हूं अगर तंजीन लखपा के कॉन्स्टिट्यूंसी में रोड होता, बहुत अच्छी बात, तब तो हम मानते भाई आपके पार्टी का सरकार है, सब कुछ है, हमने लाया, बहुत अच्छी बात है। जब आइडेंटिफाई ही हमारे काउंसलरों ने वहां किया तो वही रोड तो सेंक्शन आए। 8 में से 4 करशा कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहां काउंसलर कांग्रेस के हैं। 8 में से 4 पदुम कॉन्स्टिट्यूंसी के, जहां काउंसलर हमारे एनसी के हैं। जहां आपके काउंसलर हैं चा का, वहां तो एक भी रोड नहीं है। तो ये है आपका पीएमजेएसवाई के मतलब जो इन्होंने कहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। दूसरी चीज़ है आपका जो एक चीज़ तो वो मैं कहूँगा आपका, बाकी जो रोड्स वगैरह का जो ये किया आपका सेंक्शन, हम उसके बहुत मशहूर हैं। दूसरी चीज़ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग ये चीज़ कहूँगा, जब परसों द्रास में 2 रोड के ये रखे आपके फाउंडेशन स्टोन, उसमें जब मैंने पर्सनली ऑनरेबल एलजी साहब से फ़ोन पे बात किया, उन्होंने कहा मैं खुद एमपी साहब से बात करूँगा। उसके बाद मुझे एमपी साहब का अपना फ़ोन आता है, वो कहते हैं कि अब ये गलती से हो गया है, मैं आपके काउंसलर्स को इन्फॉर्म करूंगा, उनका नाम बोर्ड पे लिखा जाएगा, सारा चीज़ें। मैंने कहा देखिए एमपी साहब, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं कह रहे थे कि आप साथ आएंगे। मैंने कहा मैंने कभी नहीं कहा, आप क्यों कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी काउंसलर उस कॉन्स्टिट्यूंसी के, उसको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और उसका नाम जो है बाज़ाब्ता बोर्ड पर होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं उनको इन्फॉर्म करूँगा। एमपी साहब ने पर्सनली हमारे ब्यम्बड़ के काउंसलर, हमारे मुबारक शाह साहब, दोनों को उन्होंने इन्फॉर्म किया कि
हम जो हैं मैं जा रहा हूं वहां पे, तो आप भी आइए। लेकिन हमारे जो काउंसलर्स उन्होंने ये ऑब्जेक्शन किया कि हमारा नाम जो है बोर्ड पे नहीं है। तो इसका मतलब एमपी साहब ने रियलाइज किया कि ये मुझसे गलती हुआ है। लेकिन मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ, पॉलिटिशियन जो भी है, एमपी होता है, एमएलए होता है, सीसी होता है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता है, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होता है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का। ये हो गया आपका पीएमजेएसवाई के बारे में एक जो पॉइंट उन्होंने उठाया। दूसरा पॉइंट जो उन्होंने एक दिन उठाया था परसों की ग्रेटर करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी को लेके। इसमें आप लोगों को मालूम है कि लास्ट ईयर हमने इसका ऑलरेडी एक क्लैरिफिकेशन हम दे चुके हैं। इसमें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ मीडिया के सामने विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसमें क्या हुआ है कि 1.5 साल पहले लेह और करगिल दोनों का मास्टर प्लान चला हमारे टाउन का, क्योंकि आपको पता है स्मार्ट सिटी के तहत डिक्लेयर हुआ। अभी भी मैं ये कहता हूँ स्मार्ट सिटी डिक्लेयर तो हुआ, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक कुछ भी नहीं आया, ना उसके फंड्स आए। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये कहा गया कि हम जो है म्यूनिसिपैलिटी के पेरिफेरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हमारे जो आगे जो यहाँ से कुछ गाँव को उसके अंदर में लाया और ये मास्टर प्लान बनाया कि हम इसमें ये चीज़ डेवलपमेंट करेंगे। उसमें कहीं पर वो क्लास जो हमारे सामने जब लाया, उसमें ये क्लास कहीं नहीं लिखा था कि लैंड जो है वो उस अथॉरिटी को ट्रांसफ़र हो जाएगा, परमिशन वो अथॉरिटी देगा। वो क्लास उसमें कहीं पर भी फिट नहीं था, क्योंकि करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको पूरा पता है टूरिज्म का, उसी तरह से हमने सोचा कि वही अथॉरिटी होगा। फिर द मोमेंट वो ऑर्डर निकला, हमने उसी वक्त ऑब्जेक्शन किया उस पर कि हम इस पर हमारा ऑब्जेक्शन है। और उसके 4-5 दिन बाद लेह में एक मीटिंग हुई जिसको चेयर किया गया हमारा दी देन ऑनरेबल एलजी, उसमें सीसी ले एमपी साहब सारे थे। और उसमें ऑब्जेक्शन करने के बाद वहाँ पे ये डायरेक्शन पास हुआ कि इट विल बी रीड्राफ्टेड, यानी उसको दोबारा रीड्राफ्ट किया होगा। जो उस दिन ऑर्डर निकला था उसको उन्होंने नल एंड वाइट करार दिया और अभी बहुत जल्दी जो है उसका वो रीड्राफ्ट होकर दोबारा पब्लिक में आएगा। और उसमें ये क्लियर कर लिखा है कि उसमें लैंड हो या परमिशन हो, दैट विल वेस्ट विद दी काउंसिल्स। तो वो कहीं पर भी नहीं है। उसमें सिर्फ एमपी साहब के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, उन्होंने वो बात उठाया। मैं जानता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माय पीपल, ये मैं जानता हूँ और बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ कि वो चीज़ जो है ख़त्म हो गई है और नया ड्राफ्ट आएगा, दैट विल बी टोटली इन द इंटरेस्ट ऑफ हमारे पब्लिक के इंटरेस्ट में वो चीज़ आपके आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही मैं कहूँगा एक बेसलेस एलिगेशन उन्होंने लगाया। ये कहा कि हमारे सिटिंग एक एग्जीक्यूटिव काउंसिलर के खिलाफ जो है एफआईआर लॉन्च। मैं आज भी उनसे पूछता हूं क्या उस एफआईआर में उस एग्जीक्यूटिव काउंसिलर का नाम है? वो तो एक अननोन एफआईआर है, हो सकता है उसमें आपका भी नाम हो, मेरा भी नाम हो। वो तो अननोन एफआईआर है, उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है। हाँ, पुलिस ने जरूर उनसे ये पूछा कि भाई चूंकि वो रूरल डेवलपमेंट के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हैं, वो काम जो पर्टिकुलर काम जिसके खिलाफ ये एलिगेशन है वो उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रहा था, तो पुलिस ने उनसे क्वेश्चन ज़रूर किया। लेकिन उनका ये कहना कि ईसी के ऑफिस को लॉक किया, अभी आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे मीडिया वाले कौन सा ऑफिस लॉक है। तो ये अननेसेसरीली एक एलिगेशन है और ये उस ईसी पे एलिगेशन लगा रहे हैं जिन्होंने ज़ांस्कार के इंटरेस्ट को देखकर हमारे पार्टी का जो डायरेक्शन था उसको बाईपास करके इन्हीं एमपी साहब को वोट दिया। क्यों दिया? उन्होंने ये वादा किया कि हम आपको 6 महीने के अंदर ज़ांस्कार को डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर करेंगे। उसको अपने ज़ांस्कार के इंटरेस्ट को देखते हुए इसी हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स ने हमारे पार्टी के डायरेक्शन को भी ना मानते हुए सीधा जो है वोट हमारे एमपी साहब को दिया और ये कहा था कि हम 6 महीने में डिस्ट्रिक्ट देंगे। अब तो इलेक्शन के लिए सिर्फ 10 महीने बाकी हैं और हमें तो नहीं लगा अभी तक कि कोई डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। तो ये वो खामखा एक एलिगेशन जो है वो हमारे ऑनरेबल जो हमारे ईसी हैं बेसलेस एलिगेशन है। और मैं कहता हूं कि ये ऐसे एलिगेशन कभी नहीं लगाना चाहिए, कल को आपके पे भी लग सकता है। हाँ, जब प्रूव होगा, सब कुछ होगा, कन्विक्ट जब डिक्लेयर किया जाएगा तब आप कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तो वो है। दूसरा उन्होंने कहा कि मैं जी LHDC कारगिल का एक्स ऑफिशियो मेंबर हूँ। भाई उसी लिए तो हम रो रहे हैं। हम तो आपको बार बार बोलते हैं कि आप एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, आप हमारे जनरल काउंसिल मीटिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। आज तक आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इनविटेशन के बावजूद 4 साल में एक बार भी उन्होंने जनरल काउंसिल का मीटिंग अटेंड नहीं किया।
उसी से पता चलता है कि वो करगिल के डेवलपमेंट में कितना इंटरेस्ट रखते हैं। हालांकि वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्लानिंग होती है, जहाँ पे डिस्कशन होता है, जहाँ पे बजट रखा जाता है। अगर उनको इंटरेस्ट होता तो एक भी मीटिंग वो उसमें मिस नहीं करते। तो आज आप बोलते हैं कि मैं क्या वहाँ नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं मेंबर नहीं हूँ? हम तो कहते हैं भाई आप मेंबर हैं, आप आइए, पार्टिसिपेट कीजिए। जहाँ आना चाहिए था वहाँ आप नहीं आ रहे हैं, जहाँ नहीं जाना चाहिए आप चोरी से जाके 2 आदमी को लेकर फीता काटवा रहे हैं, एक आदमी को यहाँ से फीता थमा रहे हैं, दूसरे को इधर से थमा रहे हैं। ना कोई वहाँ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अगर आप लेके जाएं तो ये आपका शान है, ये आपका ऑनर है। एक ग्रेसफुल जो है फंक्शंस होना चाहिए। 2 आदमी को लेकर उस तरह से वो नहीं हो सकता है आपका। एक तो ये उन्होंने कहा। दूसरा उन्होंने एक चीज़, ये चीज़ें जो उन्होंने उनका, और दूसरा एक चीज़ वो बोल रहा था हमारे एजुकेशन के मुताबिक कि यहाँ जी फलानी जगह अभी भी अटैच है, ये है वो है। मैं आपके माध्यम से एमपी साहब को चैलेंज करता हूँ, मैं आपके माध्यम से एमपी साहब को चैलेंज करता हूँ कि एक इंडिपेंडेंट कमेटी बिठा के देखिए पिछले 4 साल में करगिल के गवर्नमेंट स्कूल्स का नक्शा कितना बदल गया है। मैं ये नहीं कहता कि 100% बदल गया, कितना इंप्रूवमेंट हुआ और कितने स्कूल्स ट्रैक पर आए हैं। आप मीडिया हजरात बार बार स्कूलों में जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि क्वालिटी हमारा कितना बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कितना बड़ा है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जहां गवर्नमेंट स्कूल को लोग स्कूल ही नहीं समझते थे, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हमारा कितना बड़ा है, वो जो है आप लोग जो है स्कूलों में जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ से उनको भी एक सवाल करता हूँ कि पिछले 4 साल में आपने कितने गवर्नमेंट स्कूल्स में आपने विजिट किए पूरे लद्दाख में, पर्टिकुलरली इन करगिल? जब कहीं कोई टीचर का मसला होता है तो आप उसको ट्वीट कर देते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपने कितने स्कूलों का विजिट किया और इसी स्कूल एजुकेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए आपका कंट्रीब्यूशन है क्या? कितने स्कूलों को आपने एमपी लैंड में से बस दिए, कितने स्कूलों को आपने कंट्रीब्यूट किया एमपी लैंड में से, जहां आपके पास 5 करोड़ रुपए पैसा है? ये आप नहीं देखते हैं। तो मैं अभी भी आपके माध्यम से दावा करता हूँ, अब रखिए कमेटी और देखिए कि पिछले 4 साल में जो है गवर्नमेंट स्कूल्स में कितना इंप्रूवमेंट हुआ। ये मैं आपके माध्यम से इनको बोलना चाहता था। ये था आपका। दूसरी बात इसमें बड़ा एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि एमपी साहब को अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में भी थोड़ा एहसास होना चाहिए। छोटे छोटे चीज़ें जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो काउंसिल का काम है, वो हम कर रहे हैं। अब जो बिगर चीज़ें हैं, आपको लोगों ने एमपी बना के पार्लियामेंट में भेजा है ताकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो बातें उठाना है वो, पार्लियामेंट में क्या चीज़ें उठाना है वो। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आज हमारे टूरिज़्म जो है वो उसकी क्या हालत है? हमारा टूरिज़्म इकोनॉमी, हमारा टूरिज़्म कोलैप्स हो गया है इस साल। आप खुद बिकॉज ऑफ व्हाट? हमारे फ्लाइट्स की वजह से हमारे फ्लाइट्स ठप हो गए, फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो टोटली कोलैप्स हो गया है। तो आप क्यों ना वहाँ जाके, इससे तो बेहतर था यहाँ कि इस तरह से करने से तो दोनों काउंसिल के लोगों को लेके वहाँ कम से कम धरना लगाते, भाई हमारा टूरिज़्म इकोनॉमी बैठ गया है, आप जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लाइट्स को बढ़ा दीजिए। तो वो ये तो वो नहीं कर रहे हैं। उसके बाद विंटर में हमारे यहाँ पर आपने खुद देखा कि टिकट 30-40 हज़ार रुपये जो है वो पैसेंजर्स के टिकट पे पहुँचा। उस वक्त क्या कह रहे थे हमारे एमपी साहब? हम अभी तो शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल एलजी साहब के, जिन्होंने एयरफोर्स के फ्लाइट्स चंडीगढ़ से दिल्ली से जहाज चला के लोगों को, बीमारों को यहाँ पे जो है वो पहुँचाया है। अदरवाइज़ क्या लोगों का, क्या ये एमपी साहब का रोल नहीं है? इसमें क्या कौंसल का कोई रोल है? दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज़ जो मैं, सबसे बड़ा चीज़ यह है कि यूटी बनने के बाद हमारे यहाँ पे एक भी गजेटेड पोस्ट लद्दाखी नहीं लगा है। सिंस लास्ट 3 ईयर्स एक भी गजेटेड पोस्ट नहीं लगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना पब्लिक सर्विस कमीशन हम बना पाए, ना हमारे पास अभी तक रिक्रूटमेंट रूल आया है गजेटेड का। रिक्रूटमेंट रूल जो है अभी भी एमएचए में पड़ा है, उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं एमपी साहब? जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन रहा था, आप रूलिंग पार्टी के एमपी थे, क्या आप पब्लिक सर्विस कमीशन को आप कॉमन नहीं रख सकते थे? तो ये जो इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ है कि 3 साल में एक भी लद्दाखी जो बच्चा है वो गजेटेड पोस्ट पे अपॉइंट आज तक नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ा एक ब्लेंडर है हमारे लिए। क्या ये एमपी साहब का रोल नहीं था? और जो मैं बोल रहा हूँ रिक्रूटमेंट रूल अभी भी जो आपका एमएचए में पड़ा हुआ है, क्या ये चीज़ें नहीं था? उसके बाद एमपी साहब ने हर जगह बोला कि हमारे पास 12,000 की वैकेंसीज थे। वो वैकेंसीज कहाँ गए? वो 12,000 797 या 795 वैकेंसीज एसएससी में निकाला और आज तक साल गुजरने के बाद भी उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। और ये एसएससी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंसी है, क्या ये आपका काम नहीं है? कितने बच्चों को हमारे रिजेक्ट हो गए?
अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। हालांकि हमने उस वक्त लिखा था कि आप एसएससी को मत दीजिए, यूटी को हमने लिखा था कि आप इसको एक डिविजनल कैडर का एक रिक्रूटमेंट ये बनाइए एजेंसी, ताकि हमारे बच्चे हम यहीं पे रिक्रूटमेंट करें। उसके बावजूद भी वहाँ रेफर किया गया और आज साल गुजरने के बाद भी उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। और अभी तो शुक्र करो कि दोनों काउंसिल ने मिलकर उन बच्चों को उनके एग्जामिनेशन सेंटर्स तक पहुंचाए, नहीं तो उनका तो एग्जाम सारा मिस होने वाला था। हमने बसेस का, बोर्डिंग, लॉजिंग, सारा जो चीज़ है वो सारा तक जो है बच्चों को देके उनका एग्जाम्स में हमने अपियर करा, वो भी अभी नहीं। रिसेंटली आपने देखा होगा जो यूनिवर्सिटीज़ का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है, हमारे बच्चों का क्या सेंटर्स कहाँ रखे थे, किसी का चंडीगढ़ में, किसी का हरियाणा में। तो ये किसका काम है? ये एमपी साहब का काम नहीं है। सारे बच्चों का, आधे बच्चों का मिस हो गया। अभी तो शुक्र करो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब ने हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को डिप्यूट करके उनके जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उनके चेयरमैन के साथ मीटिंग करवा के उनको दोबारा इनका एग्जाम कंडक्ट करवाया, नहीं तो सारे का एग्जाम चला गया था। तो क्या ये एमपी साहब का रोल इसमें नहीं बनता है? दूसरी चीज़, हमारे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भाई मैं कोई भेदभाव नहीं करता हूँ। मैं बोलता हूँ ऑल इंडिया रेडियो का जो हमारा डीडीजी डिप्टी डायरेक्टर जनरल का जो पोस्ट था यहाँ पे, उसको शिफ्ट क्यों किया? ले, बाकी ले में राय हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगर आप एमपी हैं, अगर आप कर सकते तो ले में दूसरा ला सकते थे। आपने क्यों यहाँ पे, जब आपसे हमारे मीडिया वाले सवाल पूछते हैं उसके बारे में, आप बोलते हैं नहीं नहीं मुझे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जहाँ भी रहे। हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये हमारे यहाँ पर पहले था और इसको यहाँ से आपने शिफ्ट किया। और इसी रेडियो स्टेशन में 40 से 50 कैजुअल लेबर जो 15-20 साल से काम कर रहे थे, सबको डिसकंटिन्यू किया गया। तो ये किसका रोल बनता है? तो ये सारे चीज़ें जो है, एक तो अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें लेना चाहिए। और कभी ऐसी बातें जो हम तो कभी, जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक हम यहाँ से इस तरह से फजूल की बातें ना हमने बोला है और हम ना बोलेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ जब वो वहाँ से बोलते हैं तो हम मजबूर होते हैं ये चीज़ें बोलने के लिए। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता था कि इसमें एक दो चीज़ें जो उन्होंने कहा, खासकर PMJSY, करगिल डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, या सारे चीज़ें उनको मेरा क्लियरिफिकेशन ज़रूरी था। और अभी भी, आज भी वो रोड जो है वहाँ पे उनका भी फाउंडेशन स्टोन अभी भी संस्कार में रख रहे हैं। बीइंग एज ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, एमपी जो होता है वो एक स्टेट्समैन होता है, नॉट एज जस्ट एज ए पॉलिटिकल फिगर। तो एज ए स्टेट्समैन जो है उनको समझना चाहिए कि हाउ टू रेस्पेक्ट दी अदर, जो उनके कुलीग्स हैं उनका भी रेस्पेक्ट करना उनको सोचना चाहिए। एमपी साहब को ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। हमें जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उसको उनको ऑनर देना हम सब का फ़र्ज़ है। हम भी जब जहाँ जाते हैं, जिस पार्टी से भी ताल्लुक़ रखते हैं, हम उनको इन्फॉर्म भी करते हैं, उनका इंश्योर करते हैं कि उनका नाम पर, बोर्ड पे उनका नाम भी हो। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ऑनर करना। तो मैं ये चीज़ें उनको आपके ज़रिए पहुँचाना चाहता था। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो हम वो क्वेश्चन और बहुत बड़ा एलिगेशन ये दे रहा था सर एमपी साहब बार एयरपोर्ट को लेके, क्योंकि एयरपोर्ट जो है नीड ऑफ द आवर है सर। इसमें सिर्फ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सेंटर, यानी काउंसिल का भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है सर। एयरपोर्ट इमरजेंसी, इन केस ऑफ इमरजेंसीज के लिए आपके ऊपर ये एलिगेशन बार बार लगा रहा है कि आला अहदेदार कुछ आए थे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, उनके साथ ना आप मिला, ना आपने उनको रिसेप्शन दी। जब बाद में पता चला तो आपने कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल के आपने मीटिंग की जो जिनका कोई हैसियत ही नहीं था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। तो पब्लिक को फूल बनाने के लिए आपने उसी को प्रेस रिलीज डाली कि जिनसे मिलना था आपने अब मिला नहीं। देखिए, वो मैं बताऊंगा आपका उस दिन जब सबसे पहले तो उसमें मैं एक चीज़ और भी बढ़ाना चाहता हूँ। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी की जब वो टीम आई थी, उसमें वो टीम ज़ांस्कार भी गया, करगिल भी गया और न्यूमा भी गया। मेरे अपना जो मुझ पे एलिगेशन लगा उसका जवाब देने से पहले एक सवाल एमपी साहब से भी मैं यहाँ करना चाहूँगा। जब आप उस टीम के साथ ज़ांस्कार जा सकते थे, आप करगिल क्यों नहीं आए? यहीं से आपका पता चल जाता है आपके एटीट्यूड और क्या आपका एटीट्यूड है। ज़ांस्कार गए वो, जबकि वहाँ पे ज़ांस्कार के रिप्रेजेंटेटिव या जो भी था वो था, लेकिन आप करगिल में उस टीम के साथ नहीं आए। यहाँ पर मेरा नहीं जाने का मतलब ये था, ये बिल्कुल नहीं था कि मैं जानबूझ के नहीं गया। आपका उस टीम का यहाँ पे जो विजिट था वो लास्ट मोमेंट में बना, पहले शेड्यूल में वो नहीं था। तो उस दिन क्योंकि मैं टाउन पे प्रेजेंट नहीं था, डीसी साहब ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने डीसी साहब को ये कहा था कि आप ऑन बिहाफ ऑफ द काउंसिल जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए आप रिप्रेजेंट कर दीजिए। हालांकि उसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी टीम थे, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए था वो इंफॉर्मेशन हमने वहाँ पे दिया। इन डॉक्यूमेंट में भी चाहिए था वो दिया, उसका रिपोर्ट भी हमें आया। और उसके बाद में पर्सनली जाके उसकी टीम के जो हेड कर रही थी, जो मैडम थी वहाँ पे आपका, उनके साथ में दिल्ली में जाके उनसे मिल के वो रिपोर्ट्स भी हमने सबमिट किए सारा। तो इसमें वो बात बिल्कुल नहीं है कि मैंने जानबूझ के उसको निगलेक्ट किया। अब दूसरी चीज़ आपका यह है कि एयरपोर्ट का मसला आप खुद जानते हैं, कौंसल की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर उनको कल भी आपके जब एयरफोर्स के ये आए थे, एयर मार्शल साहब जब आए थे, उसमें भी हमने मीटिंग किया।
हमने कहा हम प्रोवाइड, LHDC का इसमें रोल है आपका टू प्रोवाइड लैंड उनको कितना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाने में उनको फंडिंग चाहिए वो देने के लिए हम तैयार हैं। ये सारा जो कौंसल का रोल है। और MP साहब को मैं आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, मैंने आज से 1 साल पहले आपसे रिक्वेस्ट किया था कि करगिल के एक डेलीगेशन चाहे वो कौंसल का हो, जिसका भी हो, आप ही लीड कीजिए। आप लीड करके वहाँ पे आपके जो कंसर्न मंत्री हैं सिंधिया साहब से हमारी बातचीत की, हम राउंड टू राउंड बैठ के डिस्कस करेंगे। उसका जवाब MP साहब ने अभी तक मुझे नहीं दिया। जो हमारा रोल था वो हमने किया। सर, अभी आपने बताया कि स्कूल एजुकेशन जो है कारगिल में बहुत बेहतर हो गया है, हालांकि अभी तक टीचर्स के लिए कोई ट्रांसपेरेंट ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, और आए दिन व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे ये सर्कुलेट होते रहते हैं कि बड़े अहदेदारों के रिश्तेदार जो हैं वो टाउन के एरियाज़ में ज़्यादा हैं, और टाउन के जो आसपास के एरियाज़ हैं उनमें जेंडर इक्वालिटी नहीं है, उनमें फीमेल टीचर ज़्यादा है, और जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें मेल टीचर ज़्यादा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आपका बात मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि अभी भी हमारे पास ट्रांसपेरेंट या फेयर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी अभी नहीं है, लेकिन इस चीज़ में मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ। इसके लिए हमने डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से अप्रोच किया है कि एक फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाने के लिए वो हमें मदद करें, किसी एजेंसी को हायर करें, ताकि ये सारा सिस्टम जो है ऑनलाइन हो, कोई किसी को इसमें शिकवा ना रहे। लेकिन हमने इस पर कुछ एक्सरसाइज किया है। आप जानते हैं, जब हमने काउंसिल संभाला तो यहाँ पे कोई ट्रांसफ़र नहीं हुआ था। 10-10 साल से लोग जो हैं एक जगह पे था। हमने कोशिश किया कि जोन वाइज, यानी बहुत सारे जो जोन के टीचर्स थे वो एक दूसरे के, मोस्टली दे वेर इन करगिल टाउन। हमने कोशिश करके, आपको मालूम है, आज से 2 साल पहले कम से कम 1100 टीचर्स की हमने पोस्टिंग किया। मैं मानता हूँ कि उसमें 100% दैट वाज नॉट परफेक्ट, लेकिन हमने एक शुरुआत की। जिनके ग्रीवेंसेस थे उनको हमने काफ़ी हद तक दूर किया, और मैं इसको आज भी एक्सेप्ट करता हूँ। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रही है, हमने अभी भी है कि हमने डायरेक्टर साहब को बता दिया। और ये सिर्फ एजुकेशन में ही नहीं, ये जो ट्रांसफ़र वाला है ये हर डिपार्टमेंट में होना चाहिए, हेल्थ में भी हो, सब में हो, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी हो। जब ये ट्रांसपेरेंट जो पॉलिसी जब आएगी हमारे पास, तो इसमें अटैचमेंट वाला, आपका डिप्यूटेशन वाला, ये सिलसिला सब खत्म होगा, क्योंकि ये पूरा ट्रांसपेरेंट होगा, कोई देख सकता है, और हर किसी को ये पता चलेगा कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स या 3 ईयर्स मेरे पोस्टिंग कहाँ पे होगा। ये इंशाल्लाह हमारी एजेंडे में हम ज़रूर कोशिश करेंगे। आपने ग्रेटर कारगिल वो डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की, तो अभी तक सिर्फ ये कौंसिल नहीं, इससे पहले वाले कौंसिल भी किसी ने भी यहाँ पे एक मास्टर प्लान लाने की शायद कोशिश की होगी, लेकिन अभी तक कोई मास्टर प्लान नहीं आया, अभी तक टाउन प्लानिंग नहीं है, अभी भी कंस्ट्रक्शन जो है रोड पे आके कंस्ट्रक्शन बन रहे हैं, लोगों को अपना सेंटर रखने के लिए भी जगह नहीं है, वो रोड पे रख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इसीलिए तो ये मास्टर प्लान बन रहा है आपका, बहुत सही है, क्योंकि हमारा टाउन जो है वो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड हो रहा है, और हमें अभी रोड्स के लिए, ड्रेनेज के लिए जगह नहीं मिल रहा है। अब अभी तो हालत ये है कि जो हमारा हाईवे है वहाँ पर भी, जब अभी BRO हो या बाकी ने मार्किंग किया है और ये कहा है कि आपके जो मकान है, आपकी दुकान है, वो रोड पे आए, तो इसमें मास्टर प्लान का एक अभी चल रहा है, उस पर एक्सरसाइज चल रहा है कि एक मास्टर प्लान जो बन गया वो बन गया। परसों भी आपको मालूम है कि मैंने एक डेलीगेशन को लीड किया था LG साहब के साथ। मैंने भी उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि सर, जो मकान आज से 20-20 साल पहले बन गए हैं रोड साइड पे, उनको कुछ थोड़ा बहुत आप एग्जाम्पशन दे दीजिए। तो ऑनरेबल LG साहब ने कहा कि उसमें हम देखेंगे, अगर ज़्यादा इंकरेजमेंट हुआ है तो फिर उसमें देखना पड़ेगा, बाकी थोड़ा बहुत हम कंप्रोमाइज़ करेंगे। लेकिन फर्दर इन चीज़ों को रोकने के लिए मास्टर प्लान, यही मैं आप जिक्र कर रहा था, मास्टर प्लान आपका कंसल्टेंट्स हायर हुआ है, मास्टर प्लान बन रहा है, और सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाने के बाद, मैं फिर बोलता हूँ, सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाने के बाद हम उसका अपना कंसेंट दे देंगे। बहुत जल्दी, विदिन ए मंथ इंशाल्लाह हो जाएगा। एयरपोर्ट करगिल का लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रहा है, काउंसिल ने कौन सा बड़ा स्टैंड लिया है एयरपोर्ट के इशू को लेकर? क्योंकि डिमांड तो लंबे वक्त से करते आ रहे हैं, और इस वक्त सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू बना के रह रहा है। देखिए, करगिल एयरपोर्ट का एक इशू ये है कि करगिल टेक्निकली भी, आपने कल LG साहब को भी सुना होगा, हमारे यहाँ पे ऑपरेशनल या किसी चीज़ के यहाँ पे टेक्निकल अड़चन बहुत है। अगर आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, हर कमेटी का जो रिपोर्ट आया है उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल पॉइंट ज़रूर आया है। दूसरे लोकेशंस तो उन्होंने ऑलरेडी, जो एक कमेटी है उसने वखा वाला तो टोटली रिजेक्ट किया। इस कमेटी ने कहा कि यहाँ पे एक तो रनवे भी कम है, दूसरा वहाँ पे विंडी ही है। अब मेन यहाँ पे जो हमारे पास आया था, एक रिपोर्ट में ये था कि जो रनिंग जो आपका जो रनवे है उसको थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसको शुरू की तरफ करना पड़ेगा। एक रिपोर्ट में ये कहा गया कि
जो अभी रनवे है उसको जो पश्चिम की तरफ है वो देना पड़ेगा। तो वो सारे फाइनल रिपोर्ट, उसमें कोई भी अभी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा, फाइनल रिपोर्ट नहीं आया। हालांकि लैंड आपने देखा होगा, हमने चाहे रनवे की तरफ लैंड रिक्वायरमेंट है वो भी हमने प्रोविजन रखा है, अगर आप पश्चिम की तरफ करते हैं तो वहाँ पर भी हमने प्रोविजन रखा हुआ है। तो अभी हम बार बार मंत्री से भी, एलजी साहब ने भी कल आपने सुना होगा, वो भी बार बार उठा रहे हैं कि इसमें हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि जब तक ये आपका रनवे एक्सपेंशन होगा या बड़े जहाज नहीं उतरेंगे, तब तक कम से कम जो छोटे जहाज, जो ATRs हमारे जो इस पे उतर सकते हैं, वो आप इस पे ज़रूर उतारिए। दूसरा, हमने परसों जो हमारे एयरफोर्स चीफ आए थे उनसे रिक्वेस्ट किया कि एक फ्लाइट जहाज़ है हमारे यहाँ पर C-13 कह, जिसकी कैपेसिटी 60 है, हमने उनसे ये कहा कि तब तक आप विंटर में कम से कम उसको भी ऑपरेट कीजिए। तो उन्होंने एश्योर किया कि हम उस पर ज़रूर देखेंगे। तो जितना हमारी हमसे हो सकता है, जहाँ अप्रोच करना है, जहाँ लैंड अवेलेबिलिटी है, इवन यहाँ तक कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है यहाँ पर, इसका आपका जो टर्मिनल बिल्डिंग्स है वो भी हम करेंगे। और ये आपको मैं यहाँ बताता चलूँ, ये आपका सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का एयरपोर्ट है। ये पैसा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी का पैसा दिया, हमारे PWD ने बनाया, एयरफोर्स के पास ये लीज पर है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो इसको टेक ओवर करें, और कम से कम जब तक बड़े जहाज नहीं आएंगे तब तक छोटे जहाज इस पे चले। एमपी साहब कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगा, इस पे आपका क्या कमेंट रहेगा? देखिए, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट बनाए, चाहे कांग्रेस, टेक्निकलिटीज की बात नहीं कर रहे हैं, मैं कहता हूं वो उसमें टेक्निकलिटीज है। अगर बनाए तो फिर क्यों नहीं बना रहे? मेरा सवाल ये है, अगर वो बना सकते हैं तो क्यों बना रहे हैं? इसलिए कि करगिल वाले बीजेपी में नहीं है, इसीलिए वो बना रहे हैं क्या? सर एक बात आपका टेलीकम्युनिकेशन को लेकर उन्होंने कहा कि काउंसलर्स जो है MP से पूछते नहीं है, और जितने भी नुमाइंदे हैं वो पूछते नहीं है LHDC के, और पब्लिक से पता करके उन्होंने जो है जहाँ भी रिक्वायरमेंट था टेलीकम्युनिकेशन का टावर वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं, और टावर्स LHDC जो है इस पे क्यों ये नहीं कर रहे हैं? जनाब अली मूसा साहब, मैं MP साहब से पूछता हूँ, जितने भी टावर जो स्टेट लैंड्स पे लगे हैं उसका लैंड का अलॉटमेंट किसने दिया अभी तक? जितने भी टावर्स लग रहे हैं वो अलॉटमेंट हम दे रहे हैं। अगर हम वो लैंड अलॉटमेंट नहीं देंगे तो बाकी ये कहते हैं कि मेरे पास नहीं आते हैं। तमाम काउंसलर जहाँ जहाँ पे पड़े हैं उन्होंने MP साहब को भी लिखा, हमने ऑफिशियली मंत्री को भी लिखा, LG साहब को लिखा, हर किसी को हमने अप्रोच किया है। ये उनका कहना गलत है। उनको काउंसलर आने की क्या ज़रूरत है जब वो खुद रिप्रेजेंटेटिव हैं? क्या आप करगिल के MP नहीं हैं? क्या आप सिर्फ ले के MP हैं? तो जब उनको पता है, और हमारे हर जगह जो जितने भी काउंसलर्स हैं उन्होंने जो है वो टेक आउट किया है, कंसर्न मंत्री, LG, MP साहब, हर किसी के साथ। और मैं यहाँ ये बताता चलूँ पब्लिक के इन्फॉर्मेशन के लिए, जहाँ जहाँ टावर स्टेट लैंड पे लग रहा है हम जो है लैंड दे रहे हैं। और कल ही मैंने कम से कम 10 लोकेशन के लैंड का फाइल जो है अप्रूव किया है जहाँ BSNL के टावर लगने वाले हैं। सर क्या काउंसिल अंडरमाइन हो रहे हैं इस वक्त? देखिए, अंडरमाइन मैं समझता हूँ कि जब से ये हमारे ऑनरेबल LG साहब, नए LG साहब ने ज्वाइन किया है, तब से जो है काउंसिल जो है एम्पावर हो रहा है। आप खुद जानते हैं कि इससे पहले स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के जो प्लान बनते थे उसमें काउंसिल का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फॉर द फर्स्ट टाइम LG साहब ने खुद चेयर किया, वो ले में 5 घंटे की मीटिंग की, उसमें पूरे काउंसिल को जो है उन्होंने इन्वॉल्व किया। और फॉर न्यू स्कीम जो अभी आने वाला है SDP में, उनका भी डायरेक्शन है कि तमाम कमिश्नर सेक्रेटरीज को न्यू प्लान भी जो है जो काउंसिल से जो है उसका अप्रूवल होना चाहिए। तो आज मैं दावे के साथ कहता हूँ कि काउंसिल जो है वो एम्पावर हो रहा है। लेकिन अगर जब ये ऐसे एक्टिविटीज़ यहाँ हो रहे हैं जहाँ काउंसलर को, एक तो ऑनरेबल MP साहब खुद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उसको नहीं पूछ रहे हैं, दूसरा डिपार्टमेंट आपका नहीं पूछ रहा है, तो ये तो आपका मैं समझता हूँ अंडरमाइन ही हो रहा है। अब ये किस लिए हो रहा है वो तो UT एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं इंटरेस्टिंग आपको एक बताऊँगा, हमारे MP साहब बोलते हैं मैं 6 शेड्यूल को इसलिए अपोज करता हूँ कि हमारा काउंसिल अंडरमाइन हो रहा है। वही बोलते हैं 6 शेड्यूल में जो आपका डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं उनको उतना पावर नहीं है जितना आज के काउंसिल में है। तो मैं उनसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, क्या इस तरह से हमारा काउंसिल स्ट्रेंथ होगा? और आज डिमांड ये कर रहे हैं कि 6 शेड्यूल नहीं चाहिए हमको, बल्कि हमारा काउंसिल जो है एम्पावर होना चाहिए। तो क्या इस तरह से हमारा काउंसिल एम्पावर होगा? यही MP साहब है जिन्होंने कहा कि हमें 6 शेड्यूल चाहिए, और 3 साल के बाद, परसों आपने उनका मीडिया में देखा होगा, बोलते हैं 3 साल के बाद मुझे पता चला कि 6 शेड्यूल में तो कुछ है ही नहीं, मैं इसलिए अपोज कर रहा हूँ। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं। यहाँ से बोलते हैं काउंसिल को मजबूत करेंगे, यहाँ खुद ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे अवाम ये देख रहा है कि काउंसिल का तो जो बेचारे काउंसलर हैं उनको तो कहीं सुनवाई नहीं हो रहा।
सर, आखिरी सवाल करना चाहूंगा। फाउंडेशन स्टोन के इशू पे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आपको प्रेशराइज किया, इसके बाद आपने इशू को रेज किया। सर मुझे कोई प्रेशराइज करने की ज़रूरत नहीं, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छी जानता हूँ। जहाँ पे मेरा ऑनरेबल काउंसलर का कि जो ऑनर और डिग्निटी जो है वो उनका नहीं रख रहा है, तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और मैंने ओपनली एलजी साहब को चिट्ठी लिखा, वो मैंने मीडिया में भी दिया। सर जीकेडीए को लेकर जो स्टेटमेंट एमपी ने दिया है वो गलत है क्या? वो टोटली गलत है, उसका मैंने आपने पहले ही बता दिया, वो नल एंड वाइट है, वो नया बन के आने वाला है। उसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स और उसके लिए लेह में एक कानून, करगिल में एक कानून जो है वो नहीं बनेगा। उसमें पब्लिक को कोई घबराने की जरूरत है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर होता है तो 1.5 साल हो गया, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हुआ? सर हेडक्वार्टर जो अभी हेडक्वार्टर लेह में जो है अभी हेडक्वार्टर है, तो हेडक्वार्टर को लेके एलएचडीसी जो है किस तरह के काम कर रहे हैं? क्योंकि पहले सुनने में ये आया था कि 6 महीना करगिल और 6 महीना ले, तो अभी तो कोई ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, हेडक्वार्टर को लेके हम सबका पहले डिमांड था कि 6 महीना उधर होना चाहिए, 6 महीना इधर होना चाहिए। अब आज के डेट में जो है मेरे ख्याल में ये डिमांड इतना नहीं उठ रहा है। हाँ, अलबत्ता ये है कि जो डायरेक्टर्स यहाँ पे ऑलरेडी पोस्टिंग किया हुआ था, उनका जिनका हेडक्वार्टर से वो यहाँ पे स्टेशन होना चाहिए, उसके लिए हमने पहले भी लिखा, ऑनरेबल एलजी साहब को भी लिखा, और यही हमारा इंटेंशन था कि ये हेडक्वार्टर यहाँ पे जो डायरेक्टर्स वो यहाँ रहना चाहिए। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि सारे डायरेक्टर्स के ऑफिस हमने अपने कौंसल सेक्रेटरीट में अकोमोडेट किया, जबकि ये सारा जो हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के लिए है। तो अभी भी मैं एलजी साहब से कहता हूं कि वो जो जितने भी, खैर अभी तो मोस्टली डायरेक्टर्स यहाँ पे 10 दिन 15 दिन अभी आप देख रहे हैं वो लोग बैठते हैं जब से ये एलजी साहब आए हैं। और क्योंकि बाकी डे टू डे रूटीन में वर्क में तो इतना इफेक्ट नहीं होता क्योंकि ई फाइल सिस्टम है आपका, लेकिन कभी किसी पर्सन का या किसी एम्प्लॉय का किसी डायरेक्टर के साथ कोई ग्रीवेंस होना चाहिए, तो इसलिए होना चाहिए। अब इंश्योर किया है कि कम से कम महीने में 10-15 दिन यहाँ पे बैठेंगे। और मैं भी देख रहा हूँ कि मेरे पास भी आ रहे हैं आपका डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हो, सोशल वेलफेयर हो, रूरल डेवलपमेंट, वो लोग बार बार अभी विजिट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है एलजी साहब के डायरेक्शन के बाद ये जो कमियां ये भी दूर हो जाएंगी। सर फूड सिक्योरिटी रूल्स 2023 के तहत जो है जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है राशन इंटाइटलमेंट से। हालांकि जेएंडके में अगर यही रूल देखा जाए 21 में बना है, उसमें सिर्फ गेजेटेड पोस्ट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक्सक्लूड किया है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये दुरुस्त है, आपका ये पार्ट हमारे पास आया, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ये कहूँगा, जो पेंशनर्स हैं खासकर हमारे, उन पेंशनर्स को कम से कम ये जो इंटाइटलमेंट है ये रहना चाहिए आपका। तो उसमें हमने अभी रिसेंटली उसमें लिखा भी है कि जैसे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जेएंडके ने किया, उसके तहत हमारे जो पेंशनर्स हैं कम से कम दे शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट, वो होना चाहिए। दूसरा, यहाँ पे राशन का स्केल जो है कम से कम वो बढ़ना चाहिए। राशन का स्केल हमारे यहाँ पे बहुत कम है। और दो मेन चीज़ें हमारा जो पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में पहले हुआ करता था, एक केरोसिन, दूसरा हमारा शुगर, जो कि अभी बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। वो मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ क्योंकि इनके प्राइस, क्योंकि केरोसिन तो हमारे लिए विंटर में चाहिए, दूसरा शुगर का जो रेट बहुत हाई है, इसमें कोई सब्सिडाइज अमाउंट दे के ये दो चीज़ें जो है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स पे अवेलेबल होना चाहिए फॉर जनरल पब्लिक एंड पर्टिकुलरली दो जो हमारे बीपीएल कैटेगरी है। तो आप इस फेवर में हैं कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं मतलब पेंशनर्स के अलावा उनको एक्सक्लूड किया जाए? नहीं, आप उसमें एक क्लास देखना पड़ेगा आपका कि उसमें किस अमाउंट या किस क्या उन्होंने सीलिंग रखा है आपका इनकम का, उस हिसाब से वो भी देखना चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जितने भी हैं उनको एक्सक्लूड करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो उनका अर्निंग देखना पड़ेगा। कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में आपका एक जो होता है, अर्निंग का कुछ मेंशन ही नहीं है। नहीं, उसमें मैं ये कहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे गजेटेड है, जैसे हमारे यहाँ पर आपका क्लास 1-2 होता है, जो हमारे छोटे मुलाजिम से आपके क्लास 4 वगैरह है, उनके इनकम को देख के कम से कम उनको भी इसमें इंक्लूड करना चाहिए। सर कुछ ना कुछ इशूज रहते हैं। सर लास्ट सवाल होगा, उसके बाद और एक सवाल होंगे सर, चाहे काउंसिल को हो, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेके हो, तो मैं आपसे सीधा सवाल करना चाहता हूँ, आपका ज़ाती क्या इसमें इंटरवेंशन होगा? क्योंकि यू आर वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर ऑफ कारगिल एंड यू आर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सीसी इन द हिस्ट्री ऑफ कारगिल एज पर पब्लिक। तो अब किस तरह देखते हो सर एब्रोगेशन के बाद? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ अर्सवाइल जेएंडके के साथ आपको किस तरह काम करने में आपको ये होता था, अभी यूटी के बाद एब्रोगेशन के बाद तकरीबन 3 साल हो चुके हैं सर। जब भी कोई सेलिब्रेशन, जब भी कोई यूटी डे वगैरह मनाता है, तो हमने तो हमेशा आपके मुँह से यही सुना सर, आप हिंदुस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना, एलजी का शुक्रिया अदा करना। तो आप किस तरह देखते हो सर ओवरऑल एप्लीकेशन के बाद, आप ओवरऑल सिस्टम को आप किस तरह देखते हो? आपका पर्सनल गाइडेंस। देखिए, आफ्टर ऑब्लिगेशन जो मैं कहूँगा सबसे बड़ी चीज़ बिफोर ऑब्लिगेशन हमारा जो यूटी बनने से पहले ये था कि फंड्स फ्लो जो हमारा बहुत कम था, जिसकी वजह से हमारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कंप्लीट होने में सालों साल लगते थे। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारा हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का फाउंडेशन स्टोन 2012 में रखा, ड्यू टू लैक ऑफ फंड हम उसको कभी कंप्लीट नहीं कर पाए। उसके बाद आज के दिन में देखिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर करगिल को छोड़ के बाहर
गर्ल्स हॉस्टल हमारा करगिल हाउस का यहाँ बना जम्मू में 1.5-2 साल में कंप्लीट होगा। एडिशनल ब्लॉक इन करगिल हाउस साल में कंप्लीट हो गया। हमारा करगिल भवन जो दिल्ली में बन रहा है उसका वहाँ पर तेज़ी से काम चल रहा है। तो मैं ये कहता हूँ कि आफ्टर जो एप्लीकेशन है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में हमारा पेस जो है वो बहुत आगे निकल चुका है और फंडिंग भी जो है इसमें सही हुआ है। लेकिन एक चीज़ मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ हमारे यहाँ पे हुआ वो हो गया एम्प्लॉयमेंट का। मैंने अभी भी आपको यहाँ पे JKPSC का जहाँ पे जिक्र किया, उसमें हमारे जो एजुकेटेड जो हमारे बच्चे थे उनको जब हम JNK में था तो उनके लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ खुले थे। JKPSC आपका, उसके बाद आपका JNK पुलिस, आपका जितने भी वहाँ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं आपका वहाँ पे, उसके अलावा आपका SSRB, हर जगह हमारे बच्चे अप्लाई करके हर जगह जॉब लगते थे। यहाँ पर एक राडर लग गया हमारे यहाँ पे, ना हमारे यहाँ PSC बना, ना हमारे यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट का जो था वो SSC को देने के बाद साल अभी यहाँ पे नहीं हुआ। उसके बाद कोई मेजर डेवलपमेंट जो है रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ आपका आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ UT, एक तो फंड्स फ्लोस में हमारी जो बड़ा, जिसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट में हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमारा चाहे आप रोड देखिए हैं, आप बिल्डिंग्स देखिए, स्कूल्स देखिए, हॉस्पिटल, वो तो आप लोग देख रहे हैं। उसमें जो है गवर्नमेंट का लिबरल फंडिंग हुआ, जिसके लिए मैं अभी भी एज ए हेड ऑफ द काउंसिल में आई एम हाईली थैंकफुल। लेकिन जो चीज़ हमारा एक बहुत बड़ा चीज़ है जो हमारे फ्यूचर जनरेशन का सवाल है, उसमें काफ़ी जो है एक झटका हमें लगा है। और हमारी अपील है UT एडमिनिस्ट्रेशन से कि जो प्रोसेस होना है अभी रिक्रूटमेंट का वो जल्दी से जल्दी हो। और एक बहुत बड़ा डिमांड ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन, हमारे बच्चे जो हैं जिन्होंने 3-3 साल जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे JKS वगैरह होते हैं उनके लिए तैयारी किया है, वो लोग डिप्रेशन के भी शिकार हैं। या तो जल्दी से हमारा वो उनका रिक्रूटमेंट होना चाहिए, नहीं तो कम से कम हमारे जो JKPSC जो है उसके साथ इसको क्लब करना चाहिए। आज जो है वक्त की ज़रूरत है। सर, काउंसिल हेडक्वार्टर को लेके बहुत कम बोलते हुए देखा जाता है। कौन सा नाम करगिल में UT हेडक्वार्टर को लेके काउंसिल की तरफ से, तो क्या अभी हेडक्वार्टर की डिमांड खत्म हुआ है? नहीं, हेडक्वार्टर का डिमांड वो तो आपको पता है, पहले से भी हमने कहा कि ये रोटेशन पे होना चाहिए, 6-6 महीने के लिए होना चाहिए। लेकिन ये हमने एक डिमांड किया हुआ है। लेकिन अभी जनरल पब्लिक से भी कोई आवाज़ UT हेडक्वार्टर को लेके नहीं आ रहा है। और बनना मैं समझता हूँ, मतलब अगर सारे नहीं भी बनेंगे, कुछ कमिश्नर सेक्रेटरीज यहाँ रहें, ऑनरेबल LG साहब महीने में या 2 महीने में वहाँ भी रहें या यहाँ भी रहें। जैसे अभी LG साहब तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वो दे रहे हैं। अगर वो सिस्टम हो जाए तो दैट विल बी ए बेटर, कि अगर, क्योंकि 6 महीना उधर मूव करना, 6 में उधर का, एक तो उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी आप UT कश्मीर ने भी वो तकरीबन ख़त्म किया। लेकिन ये एक सिस्टम रहे कि कुछ सेक्रेटरीज़ वहाँ, कुछ सेक्रेटरीज़ यहाँ पे रहे, और ऑनरेबल LG साहब या एडवाइज़र साहब जो हैं कम से कम महीने में 15 दिन यहाँ मूव करते रहे, यहाँ के डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन पे नज़र रखा। तो ये हमारे एक सजेशन होगा। बताया ये बेचारे कि DDG की जो पोस्ट है वो लेह हेडक्वार्टर था, इसलिए लेह शिफ्ट किया गया। नहीं, वो आपका एज ए क्लस्टर हेड के हिसाब से शिफ्ट किया है पूरे नेशन में, और लद्दाख में लेह को हेडक्वार्टर के हिसाब से था तो वहाँ पे शिफ्ट किया है। नहीं, उसमें देखिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि शिफ्ट, मैं यहाँ पे शिफ्ट करने वाली बात जो उनका बिल्कुल गलत है। क्यों हेडक्वार्टर, कौन सा हेडक्वार्टर उनका? या तो ये कहना चाहिए कि क्या रेडियो स्टेशन जो है वो UT हेडक्वार्टर के साथ जुड़ा हुआ था? क्या कहीं कोई ऑर्डर निकला है कि आप UT हेडक्वार्टर के साथ इसको रखो रेडियो के साथ? फिर तो हमारे डायरेक्टर्स के भी वहाँ शिफ्ट क्यों नहीं हो रहे? ये सब कहने वाली बात है, कहीं नहीं हुआ। ये भी इस पे सवालिया निशान में यही भी लगाता हूँ कि आप शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? जो ऑलरेडी है आप उसको शिफ्ट कर रहे हैं। जो वहाँ पे आप लाइए, ले में हम कभी नहीं कहते, आप उससे भी बढ़ाइए, आप DG को ला के वहाँ पे बिठाए। लेकिन जो यहाँ पे है वो जो है शिफ्ट नहीं होना चाहिए। इस पर हमारा जबरदस्त ग्रीवेंस है। सर, अभी आपने एक क्वेश्चन रेज किया MP लद्दाख को टूरिज्म को लेके, तो वही एक क्वेश्चन आम जनरल पब्लिक कर दिया। सर, LHDC कितना कोशा है टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, और क्या कुछ कर रहे हैं इस टाइम टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? देखिए, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो हमारी तरफ से ये हो सकता है कि टूरिज्म प्रमोशन के जो आपके फेयर लगते हैं बाहर, वो भी अभी तो, पहले तो हम कौंसल वाले ही लेते थे कि हमारे यहाँ से जो टूरिज़्म के साथ जो कनेक्टेड थे उनको हम लेते थे, जहाँ जहाँ पर भी बड़े बड़े आपके इवेंट्स होते थे आपका बड़े बड़े सिटीज़ में। लेकिन UT बनने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये लद्दाख को रिप्रेजेंट करेगा, लेह से भी जाएंगे, करगिल से भी जाएंगे। लेकिन हमने भी अपने आपका काउंसिल में आपका जो भी हमने कर सकते हैं, जैसे आपका होम स्टे वाला है, होम स्टे में प्रायोरिटीज़ हम फिक्स करते हैं। होम स्टेज का मैक्सिमम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो
जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ मैक्सिमम होम स्टे वहाँ पे हो ताकि उनकी इकोनॉमी बढ़े। दूसरा ये है कि डेस्टिनेशंस जैसे हमारे आपके जो हमारे हेरिटेज साइट्स हैं उनको अभी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम ये कोशिश करें क्योंकि ये जो टूरिज़्म पॉलिसी है ये गवर्नमेंट की तरफ से बनेगा और अनफॉर्चुनेट ये है कि अभी हमारा यूटी का टूरिज़्म पॉलिसी तक भी नहीं आया और टूरिज़्म पॉलिसी में हमने अपनी तरफ से रिकमेंडेशंस क्या क्या करने चाहिए वो हम कर रहे हैं। बाकी काउंसिल अलग से कोई चीज़ इसमें नहीं कर सकता है। बाकी जहाँ पर भी जहाँ ज़रूरत पड़े जहाँ हमारा इनपुट चाहिए वो हम दे रहे हैं और हम बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार आप टूरिज़्म पॉलिसी उसमें टूरिज़्म पॉलिसी में LHDC का रोल भी निकल के आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमारी गुजारिश ये है, हमने सेक्रेटरी साहब से भी कहा कि जल्द से जल्द आप जो है टूरिज़्म पॉलिसी को आया कर दीजिए, उसमें सारी चीज़ें आपका आ जाए। सर काफ़ी प्रेशर है सर कारगिल मीडिया पे भी कुछ मोटे मोटे चीज़ों को, जिस तरह हेडक्वार्टर की बात की, कारगिल एयरपोर्ट की भी बात की। जनरल पब्लिक का हमेशा यही प्रेशर रहता है सर कारगिल मीडिया पे कि हमारे लीडरों को बार बार नोटिस में दे रहे हैं कि कब तक एक्सपेक्ट करें सर कारगिल एयरपोर्ट। देखिए उसके लिए कोई डेडलाइन मैं कहूँगा, अगर ये आप मंत्री साहब से भी पूछेंगे ना वो डेडलाइन नहीं दे पाएंगे, लेकिन जहाँ तक हम कोशिश करेंगे, हमारा तो कोशिश लगा है, मैं तो पिछले 4 साल से लगा हूँ। हमारे प्रीवियस LG साहब भी बार बार कहते रहे कि हमारी कोशिश है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निकलिटीज़ उसमें आ गई। ये जो हमारे ऑनरेबल LG साहब बैठे हैं उनका भी आपने सुना होगा कि इसमें कुछ टेक्निकल वजह से रुका हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं आपके माध्यम से अभी भी कहता हूँ, जब तक इसका रनवे बढ़े, जब तक एयरपोर्ट कंप्लीट हो, तब तक के लिए छोटे एयरक्राफ्ट के लिए हमारे पास जो है रनवे जो है वो अवेलेबल है। हम सब की कोशिश यही है कि जब तक एयरपोर्ट बढ़ता है तब तक के लिए कम से कम छोटे जहाज़ यहाँ चलाएं, जिससे आपका टूरिज़्म भी बढ़े, जिससे बाकी हमारे जो लोगों का आना जाना है वो भी बढ़े। आपके टेन्योर खत्म होने से पहले क्या काउंसिल का एक डेलीगेशन सेंटर में जाके मुख्तलिफ मिनिस्टर्स के साथ या यूनियन गवर्नमेंट के साथ मुलाकात कर सकते हैं एयरपोर्ट को लेकर? डेफिनेटली हमने तो पहले भी कोशिश, मैंने तो आपको कहा कि मैंने तो LG साहब को, मैं इनको ही रिक्वेस्ट कर रहा था। अब मैं बहुत जल्दी ऑनरेबल LG साहब से रिक्वेस्ट करके अपॉइंटमेंट फिक्स करके हमारी कोशिश होगी जो पूरा नक्शा है एयरपोर्ट का वो कम से कम हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब के सामने हम रख पाए। एक अफवाह है सर बाजार में, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन, ये कहा था। नहीं, वो तो मैंने परसों भी कहा था, वो लोगों का मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये अफवाह रहता है, इसमें कोई कभी हक भी सदाकत भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और ये मैंने पहले भी कहा। ऐसे में इससे पहले जो है आपके डेलीगेशन दिल्ली में जाके जितने भी करगिल के मसाइल या लद्दाख के मसाइल वो पुट अप कर सकते थे, अभी तक क्यों नहीं हुआ सर? नहीं, उसमें देखिए जो भी हमारे मेन जो चीज़ें थे आपका, बाकी चीज़ों में जो था हमारा, आप मुझे बताइए, बाकी तो हमारे पास कुछ नहीं है एक्सेप्ट हमारा एयरपोर्ट वाला। पहले था जोजिला टनल, वो तो बंद रहा है। एयरपोर्ट के मतलब अभी तो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा जो है हमारा इमीडिएट अथॉरिटी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। हमारी जो फरियाद है हम उन तक पहुंचाते हैं और उन्होंने भी कोई कसर बाकी नहीं रखा है और हमने भी बाकी सारे जो मिनिस्टर जो इश्यूज थे उनके साथ टेकअप किया और ऐसा कोई इशू हमारे पास आया नहीं एक्सेप्ट दिस एयरपोर्ट। इंशाल्लाह हम एक बार फिर ज़रूर कोशिश करेंगे कि जो पूरा नक्शा है वहाँ तक पहुँचाने की।